पढ़ेंगे समास के भेद भाग 2। तो दूसरा है ये समास करण तत्पुरुष समास, मतलब तत्पुरुष समास का ही दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। समास के इस भेद को से और द्वारा चिन्हों से पहचाना जाता है। ये चिन्ह ही इसको बताने का माध्यम है कि मतलब इसके माध्यम से कार्य पूरा होता है। से और द्वारा के कारण ही कार्य पूरा होता है। जैसे हस्तलिखित एक समस्त पद है। अब इसका विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखा, तो ये हाथ और लिखा का संबंध बता रहा है। कौन बता रहा है? से। तो ये चिन्ह ही से पहचानने की ट्रिक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समस्त पद शोकाकुल और इसका विग्रह है शोक से आकुल, यानी अपने दुख से परेशान। भूख मरा यानी भूख से मरा। वाल्मीकि रचित यानी वाल्मीकि द्वारा रचित। तो यहाँ से द्वारा ये क्या है? कारक चिन्ह है। और जब हम विग्रह करेंगे तो हमें ये कारक चिन्ह पहचान में आएंगे। इसी से हमें पता चलेगा कि ये करण तत्पुरुष समास है। तो यही इसकी ट्रिक है। अब आ जाता है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मालगाड़ी, ये समस्त पद है। जब इसका विग्रह करेंगे तो माल के लिए गाड़ी। तो इसमें विग्रह करने पर यानी अलग अलग करने पर ही हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया है। जैसे मालगाड़ी तो समस्त पद है, इसमें नहीं पता चल रहा। पर जब हम इसका विग्रह कर देंगे यानी कि माल के लिए गाड़ी, तो के लिए जो कारक चिन्ह आ रहा है उससे पता चलेगा कि यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं। जैसे समस्त पद देखिए पाठशाला, इसका विग्रह पाठ के लिए शाला, यानी पाठ के लिए एक घर, एक जगह, एक शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ विग्रह करने पर क्या कारक चिन्ह आता है? के लिए। तो इससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो के लिए से आप पहचान सकते हैं। तो यही इसके पहचानने की ट्रिक है। विग्रह करके ही आपको कारक चिन्हों का पता चलेगा। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक के से चिन्ह का पता चलता है। यहाँ पर जो से चिन्ह है उससे किसी से अलग होने, दूर होने का भाव पता चलता है। जैसे रोग मुक्त, तो ये एक समस्त पद है यानी कि रोग से मुक्त। तो विग्रह करने पर क्या आया? से चिन्ह आया। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हम रोग से मुक्त हो गए, यानी बीमारी से अलग हो गए, उससे दूर हो गए। तो यहाँ पर से अलग होने का भाव बता रहा है। तो ये अपादान तत्पुरुष समास है। अब इसके उदाहरण देखिए। समस्त पद देखिए पथ भ्रष्ट, और समास विग्रह देखिए पथ से भ्रष्ट, यानी कि वो अपने पथ से भटक गया है, भ्रष्ट हो गया है, यानी कि पथ से अलग हो गया है। तो यहाँ पर अलग होने का भाव आता है। ये आप से का ध्यान रखिएगा अपादान में। अब देखिए संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की। तो जहाँ ये चिन्ह होते हैं वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। अब उदाहरण देखिए। सेनापति, ये एक समस्त पद है और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? सेना का पति। तो का, के, की, तो ये कारक चिन्ह से पता चलता है कि जो का कारक चिन्ह है वो सेना और पति में संबंध बता रहा है। तो जब संबंध बताने का जहाँ पर कार्य होता है तो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास आता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए समस्त पद है और समास विग्रह। राजमहल, तो राजा का महल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। जलधारा, जल की धारा। तो यहाँ का, के, की का संबंध अब ये दूसरे शब्दों से बता रहा है। जैसे राजा का संबंध है महल, तो का किसका संबंध बता रहा है? राजा और महल में। तो यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है।
तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि का के की का क्या अर्थ होता है। अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास का कारक चिन्ह में और पर है। जैसे गृह प्रवेश, आप बीती, ये सब समस्त पद हैं और इनका विग्रह करके हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो गृह में प्रवेश, आप पर बीती, इन दोनों के विग्रह होने पर हमें में पर कारक चिन्ह का पता चलता है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक का अर्थ होता है जो क्रिया का स्थान बताए, मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया का स्थान बताते हों। तो यहाँ पर गृह में प्रवेश, तो ये स्थान बता रहे हैं। गृह में कहाँ क्या स्थान है? गृह में प्रवेश। तो में और पर एक स्थान, एक आधार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आप में और पर चिन्ह से इसका पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, और ये पता विग्रह करने पर ही होगा। जब आप समास का विग्रह करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, समस्त पद और समास विग्रह। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीती, आप पर बीती। तो देखिए, अधिकतर ये आपको इससे पता चल रहा होगा विग्रह करने पर, यहाँ पर स्थान की बात हो रही है। गृह एक स्थान है, पर्वत एक स्थान है, ग्राम एक स्थान है, और आप पर बीती यानी वो एक आधार है। तो ये सब समास विग्रह करने पर पता चल रहा है कि इसमें कौन से चिन्ह हैं, कारक चिन्ह, जिससे हम पता कर सकते हैं कि यह अधिकरण समास है। में पर कारक चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो अब हमने तत्पुरुष के सारे समास के भेद पढ़ चुके हैं। अब आगे समास के अन्य भेद पढ़ेंगे। तो दूसरा है अव्ययी भाव समास। तो अव्यय क्या होते हैं? पहले आपको अव्यय समझा दिए जाएं कि अव्यय हम किसे कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता और वो परिवर्तित नहीं होते, यानी वो अपरिवर्तित रहते हैं, वो लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदलते, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे पवन प्रतिदिन घूमने जाता है, रानी प्रतिदिन घूमने जाती है। तो दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। दोनों ही वाक्यों में प्रतिदिन जो अव्यय शब्द है वो नहीं बदल रहा, बल्कि बाकी सारे शब्द लिंग वचन कारक के कारण बदल गए हैं, क्रिया बदल चुकी है, पर प्रतिदिन जो अव्यय शब्द है वो वैसा का वैसा ही है, उसकी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली, तो वो लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदला, तो इसे अव्यय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा से समझते हैं। इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान यानी मुख्य होता है, यानी जो पहला पद होगा वही अव्यय होगा और वही मुख्य होगा। तो अव्यय के संयोग से ही समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। तो इसमें जो पहला पद है वो प्रधान होता है। तो आप परिभाषा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पूर्व पद का मतलब है पहला पद, और पहला ही जो पद है वो अव्यय होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, समस्त पद और समास विग्रह। आ जन्म, जन्म से लेकर, तो इसमें आ जो है वो अव्यय शब्द है। ऐसे ही भरपेट, पेट भरने तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाने, बिना जाने, प्रतिदिन, दिन दिन, हर दिन। तो प्रति, अन, यथा, भर, ये सब अव्यय शब्द हैं, अव्यय पद हैं। और देखिए इनका विग्रह, जैसे प्रतिदिन का दिन दिन भी है और हर दिन, आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। ऐसे ही अनजाने, बिना जाने, मतलब जिसको हम जानते ना हो। शक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी जितनी आप में क्षमता हो। तो ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा अव्यय का होता है, यही इसको पहचानने की ट्रिक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए एक बार इसको और समझ लेते हैं ट्रिक को। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर ये अव्यय शब्द होते हैं। अव्ययी भाव में आप अव्ययी शब्द से ही समझ सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे भरपेट में पहला पद भर अव्यय है,
यही इसको पहचानने की ट्रिक है। तो जैसे अव्ययी भाव समास में लिखा है अव्ययी, तो अव्ययी आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो ये सोच समझकर आप पूरा ध्यान लगाकर अगर करेंगे तो आपको समास बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये जो सारी ट्रिक बताई जा रही है इन पे ज़रा ध्यान दीजिए। अब देखते हैं हम तीसरा समास जिसे कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी पहला पद ही, पूर्व पद ही संख्यावाचक विशेषण होगा, तथा समस्त पद किसी समूह, ग्रुप या फिर किसी समाहार, यानी समाहार का भी मतलब समूह ही है, का बोध कराता है, जानकारी देता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी समस्त पद है और इसका विग्रह करने पर क्या है, 100 सालों का समूह। तो यहाँ शत जो है वो संख्यावाची शब्द है और ये पूरे समूह के बारे में आपको बता रहा है। तो आप शत संख्यावाची शब्द से समझ जाएंगे कि यहाँ पर द्विगु समास है। तो द्विगु समास की क्या पहचान है कि इसका जो पहला पद होगा वो नंबर होगा, संख्या होगी। अब इसे उदाहरण से भी समझते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, समस्त पद समास विग्रह, दो पहर यानी दो पहरों का समाहार, जहाँ दो पहर यानी दो समय आपस में मिलते हैं। शताब्दी 100 सालों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, यानी 5 तंत्र आपस में मिलें। सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहला पद जो है वो संख्यावाची है और पूरे समूह के बारे में बता रहा है। तो पहले पद संख्यावाची से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब देखते हैं समास का चौथा भेद, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, इस समास में समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और एक समान होते हैं। पदों का विग्रह करते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजकों या समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात दिन एक समस्त पद है और विग्रह करने पर रात और दिन योजक चिन्ह से और योजक चिन्ह से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसके उदाहरण देखिए, समस्त पद और समास विग्रह, अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंक, राजा और रंक, चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। तो विग्रह करने पर ही आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से योजक चिन्ह आए हैं, और योजक चिन्ह ही बताते हैं कि ये द्वंद्व समास है। यही इसको पहचानने की ट्रिक है। अब हम आगे का समास देखते हैं। तो पांचवा है कर्मधारय समास। तो इसकी परिभाषा देखिए, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इस समास का उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, है, जो, रूपी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें विशेषण विशेष्य आते हैं और उपमान और उपमेय आते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। इसको देखिए ध्यान से, पीतांबर, तो इसका विग्रह किया, पीत है जो अंबर, तो पीत यानी पीला रंग क्या है, विशेषण, और अंबर क्या है, वस्त्र है जो है विशेष्य। तो यहाँ कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है कि वह पीले रंग के हैं, तो यहाँ कर्मधारय समास है। तो आप समझ गए होंगे कि विशेषण और विशेष्य किस तरह के होते हैं और कैसे पता चलता है। अब आगे हम देखते हैं उपमान और उपमेय। तो कमल नयन, कमल के समान नयन, तो यहाँ कमल उपमान है और नयन उपमेय है। तो कमल नयन में नयन उपमेय है, प्रत्यक्ष है, यानी कि वो चीज़ हमारे सामने है, उसकी तुलना अप्रत्यक्ष जो हमारे सामने ना हो, अप्रत्यक्ष कमल उपमान से की जा रही है। अतः इन दोनों शब्दों में उपमान और उपमेय का संबंध है। तो उपमेय हमेशा सामने होता है और उपमान हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, सामने नहीं होता, जिससे तुलना की जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र के जैसा मुख।
इन उदाहरणों में विग्रह करने पर के समान है जो जैसा शब्द आते हैं और यही कर्मधारय को पहचानने की ट्रिक है। यानी विग्रह करेंगे तो आपको ये सारे शब्द दिखाई देंगे, समझ में आएंगे। के समान है, जो, जैसा, रूपी, तो ये सब कर्मधारय के उदाहरण हैं। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मुख्य नहीं होता, बल्कि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो ये सारे पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं जो है विष्णु। तो यहाँ पद तीसरे पद विष्णु की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। इसे उदाहरण से देखिए। जैसे समस्त पद समास विग्रह। दशानन, 10 हैं, आनंद जिसके, यानी जिसके 10 सर हैं, तो ये सारे पद किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? रावण की ओर। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, तो 3 आँखें किसकी हैं? शिव की, तो ये सारे पद किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? शिव की ओर। तो आपको ये जो तीसरा संकेत है ये बताना बहुत जरूरी है। यहाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तीसरे पद रावण और शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बहुव्रीहि समास में आपको तीसरे पद लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बहुव्रीहि समास नहीं माना जाएगा। अब बहुव्रीहि समास को पहचानने की ट्रिक देखते हैं। देखिए, सारे इसमें जो पॉइंट हैं वो सारे ध्यान से सुनिए और देखिए। इस समास में दोनों ही पद मुख्य नहीं होते, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और हमें तीसरे पद के बारे में बताना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है बताना। बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर अधिकतर जिसका, जिसकी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जब विग्रह करते हैं तो जिसका, जिसकी जैसे शब्द आते हैं। जैसे लंबोदर, ये समस्त पद है और इसका विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? गणेश की ओर। तो ऐसे आप सब बहुव्रीहि समास को पहचान सकते हैं, ये इसके पहचानने की ट्रिक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समास जो प्रकरण है, यानी समास का जो पाठ है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सबको ये पाठ समझ में आ गया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और टिप्पणी यानी कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समास किस तरह से समझ में आए, और आप आगे क्या समझना चाहते हैं, कौन सा पाठ समझना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।